Very good evening to all the dear students present in the class. Good evening, sir. Good evening. Good The evening, sir. remedial, good Good evening. The evening, sir. remedial class of basic electrical and electronics engineering. This is डाउट क्लियरेंस क्लास. तो आपके जो डाउट है वो आप पूछ सकते हैं. क्लास में स्टार्ट विद योर डाउट. आपके जो भी डाउट है, जो क्वेश्चन है, वहां से ही स्टार्ट करते हैं. सर हाँ प्लीज. सर अभी जो लैब की क्विज हुई थी सर, यस. उसमें क्वेश्चन आया था कि व्हाट इज सर चोक कॉइल वाला, कि हाँ. सर पावर फैक्टर ऑफ चोक कॉइल. या. सर तो चोक कॉइल में सर सिर्फ इंडक्टेंस रहता है सर, मतलब 90 डिग्रीज. सर तो कॉस कॉस सर पावर फैक्टर तो कॉस 90 जीरो हो गया. सर आंसर होना चाहिए कि नीदर लैग नॉर लीड. हाँ लेकिन गलत हो गया वो. यस सर. हाँ. तो चोक कॉइल का एक्सपेरिमेंट हमने लास्ट टाइम भी किया था. याद होगा आपको, जब हमने एक्सपेरिमेंट किया था चोक कॉइल का, तो उसमें हमने रेजिस्टेंस और इंडक्टेंस मेजर किया था. अगर हम चोक कॉइल की बात करें, कंसीडरिंग द चोक कॉइल, तो इन प्रैक्टिकल सिचुएशन द चोक कॉइल मींस choke coil is having a resistance in series with the inductor. और इसीलिए आपका जो एक्सपेरिमेंट नंबर 3 था, उसका ऑब्जेक्टिव ही था टू मेजर द रेजिस्टेंस एंड इंडक्टेंस ऑफ द चोक कॉइल. और आज जो आपका एक्सपेरिमेंट था, वो एक्सपेरिमेंट था कि टू मेजर द एक्टिव, रिएक्टिव एंड एपरेंट पावर ऑफ द चोक कॉइल. आपने उसमें एक्टिव पावर को भी मेजर किया, एक्टिव पावर. आपने उसमें रिएक्टिव पावर को भी मेजर किया, रिएक्टिव पावर. और आपने इसमें एपरेंट पावर को भी मेजर किया. और अगर इस इन पावर की बात करें, हमने जितना लैब में समझा, एक्टिव पावर के लिए फॉर्मूला था V इंटू आई इंटू कॉस ऑफ फाइव. रिएक्टिव पावर के लिए फॉर्मूला था V इंटू आई इंटू साइन ऑफ फाइव. और एपरेंट पावर के लिए फॉर्मूला था V इंटू आई. If the choke coil is having purely inductive, having the element which is having the which has the only inductance, then in that case what will happen? Your answer is correct. The theta value will be 90 degree. V और I के बीच में 90 डिग्री का एंगल होगा. और कुछ इस तरह से यस सर. यहाँ पर V होगा और यहाँ पर कहीं I होगा. तो यहाँ पर ये होगा 90 डिग्री का एंगल एक प्योर इंडक्टर के लिए. जब 90 डिग्री का एंगल होगा तो यहाँ पर एक्टिव पावर 0 हो जाएगा, रिएक्टिव पावर 1 हो जाएगा. कुछ इस तरह से निकल करके आएगा. तो क्वेश्चन सिंपल था. क्वेश्चन अगर आपका प्योर इंडक्टर भी अगर आप लेके चलते हैं, पहली चीज तो आपका जो क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट था कि प्योर इंडक्टर होता है, तो वो मैं बताना चाह रहा था कि इन प्रैक्टिकल सिचुएशन देयर आर रजिस्टर एज वेल एज इन द इंडक्टर इन सीरीज विद इट. जब हम R और L को सीरीज में जब हम लेके चलते हैं, तो उस कंडीशन में जो फेजर डायग्राम बन करके आता है वो कुछ इस तरह से होता है कि वोल्टेज इज हियर, वोल्टेज एंड करंट विल समवेयर हियर बाय एन एंगल ऑफ फाइव. और जब हम बात करते हैं एक प्योर इंडक्टर की बात करते हैं, तो इन द केस ऑफ ए प्योरली इंडक्टिव सर्किट व्हाट हैपेंस, वोल्टेज और करंट जो है वो किसी 90 डिग्री के एंगल के साथ वोल्टेज से लैग करता है. लेकिन दोनों ही केस में करंट लैग ही करेगा. current is lagging the voltage by angle phi, current is lagging the voltage by angle of 90 degree. There is only change of the angle. If we are considering the practical situation, if we are considering the purely inductive circuit, so current is lagging the voltage, it means the power factor nature in both the case, whether it is pure inductor or RL series, power factor nature will be lagging. Is this point okay? समझ में आया ये point? यस सर. सर अगर पावर फैक्टर उसमें लिखा रहता प्योर प्योर या फिर आइडियल लिखा रहता सर, हाँ. सर जब जब जीरो रहता ना. हाँ, पावर फैक्टर बेसिकली जो है वो एक, जस्ट मिनट. यस सर. यस सर. ओके. तो जब हम बात करते हैं प्योरली रेजिस्टिव सर्किट की, तब पावर फैक्टर जो होता है और V और I सेम फेज होता है. इफ वी टॉक अबाउट ए प्योरली रेजिस्टिव सर्किट R, in that case what will happen, the voltage and current, these two elements will be in same phase and the phi value will be 0 degree. So because the voltage and current are in same phase, then only there will be the condition neither lead nor lag condition. तो यहाँ पर होता है प्योरली रेजिस्टिव केस. इसको हम अपने थ्योरेटिकल क्लासेस में फेजर डायग्राम हमने स्टार्ट किया है, तो हम कल की क्लास में इसको धीरे धीरे समझेंगे तो आगे और क्लियर हो जाएगा आपको. ये पार्ट समझ में आया बेटा? यस सर. ओके.
सर यस, सर मैंने कल क्विज नहीं दे पाया था सर, तो कोप अप करने का कोई तरीका है सर उसमें? वो मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया है आप लोगों के साथ। जो लोग क्विज नहीं दे पाए उनको बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जितने लोगों की क्विज रह जाती है किसी रीजन से, तो हम लास्ट में एंड में कुछ क्विजेस जो है वो लेते हैं। जैसे आप हम कंसीडर करें कि करीब करीब 10 से 12 क्विज हमारी हो जाती हैं, एक मिनिमम 10 से 12 क्विज हमारी हो जाती हैं एक सेमेस्टर में। क्योंकि जैसे अभी आपने 4 क्विज दी, फिर आपका मिड सेम आएगा, उसका ब्रेक होगा, फिर कोई फेस्टिवल होगा, उसका ब्रेक हो जाएगा, फिर मिड सेम 2 का ब्रेक होगा, तो करते करते एंड तक आते आते हमारी करीब करीब 12 क्विज हो जाती हैं। तो उसके बाद जिनकी भी क्विज रह जाती है, तो करीब 4 क्विजेज, 4 स्पेशल क्विज या री क्विज के पार्ट पे उसको मैं ओपन करता हूँ पर्टिकुलर अपने सब्जेक्ट में, उन लोगों के लिए जिनकी कोई क्विज रह गई है। तो ऐसा बिल्कुल भी ना करें कि आपकी सारी क्विज मिस हो गई 12 की 12, लेकिन किसी ना किसी रीजन से कोई क्विज अगर स्टूडेंट की मिस हो जाती है तो वो समझ में आता है। हो सकता है कि कभी भूल भी गए, वो तो ऐसा भी टीचर्स ले रहे हैं भूल कभी, या फिर आपको कोई इमरजेंसी वर्क आ गया तो आपका रह गया, तो उसके पार्ट पे आपकी री क्विज होंगी। देयर विल बी 4 री क्विजेस एट द एंड ऑफ द सेमेस्टर, और यू कैन से आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ द सिलेबस। तो इसके लिए बिल्कुल परेशान ना हो, नोट डाउन करते रहें कितनी रह गई, लास्ट में ओपन होंगी तब आप उसको अटेंड कर लीजिएगा। यस सर। Okay. Any other thing? Any other doubt? Any other question that you would like to ask? हाँ यस सर। Yes, please. सर प्योर साइन वेव सर, सर आपने Yeah. बताया था एक प्योर साइन वेव के लिए सर एवरेज वैल्यू 2 Vm/π है ना सर? हाँ और हाँ, सर साइनोसॉइडल प्योर वेव के लिए 0 to π के लिए एवरेज वैल्यू 0 होती है, ये या आपने कहा। तो सर वो हाँ, डिफरेंस मेरे समझ में नहीं आया थोड़ा, वो मतलब कि हाँ, डिफरेंस बेसिकली ये है कि अगर हम एक प्योर साइन वेव की बात करते हैं तो उसका नेचर कुछ इस तरह से होता है। ये है प्योर साइन वेव जो 0 से स्टार्ट होता है, पाई और 2π। अगर हम इसकी एवरेज वैल्यू की बात करें 0 से 2π में, तो इसकी एवरेज वैल्यू जो आएगी वो एक्चुअली जितना पॉजिटिव एरिया उतना नेगेटिव एरिया, तो इसकी जो एवरेज वैल्यू निकल करके आएगी वो 0 आएगी। इस बात में कोई डाउट नहीं है, ये बात आपको समझ में आ जाती है, ठीक है। यस सर। हाँ, इसके बाद जो सेकंड पार्ट है वो जो मैंने बताया था आपको कि हमने कहा था कि अब हम यहाँ पर जब एक प्योर साइन वेव की एवरेज वैल्यू जब लिखते हैं तो हम कहते हैं कि इसकी वैल्यू जो है वो हम लिख रहे हैं, एवरेज वैल्यू विल बी इक्वल टू 2Vm/π। तो जब ये 0 होता है तो 2Vm/π हम क्यों कंसिडर करते हैं? तो उसका रीजन ये है कि हमने यहाँ पर जितनी भी वेवफॉर्म ऐसी होती हैं जो अल्टरनेटिंग नेचर की होती हैं, जो पॉजिटिव के बाद जितना पॉजिटिव एरिया उतना नेगेटिव एरिया होता है, तो उनकी एवरेज वैल्यू 0 है वो हम देख के बता सकते हैं। इसलिए हम चाहते हैं कि हमें उनकी पॉजिटिव साइकिल की एवरेज वैल्यू भी पता हो, तो या फिर नेगेटिव साइकिल की एवरेज वैल्यू पता हो, तो हम उनकी एवरेज वैल्यू कंसीडर करते हैं बाय कंसीडरिंग द पॉजिटिव साइकिल, पॉजिटिव हाफ साइकिल। तो उसको जब हम सॉल्व करेंगे then it will become similar to the positive half cycle of sinusoidal waveform. It will become similar to the output of a full wave rectifier, and in both these cases we have already calculated the average value is 2Vm/π. So in the case of a purely sinusoidal wave, जब भी आपसे पूछा जाएगा तो इसका मतलब होगा कि वो अंडरस्टूड है कि वो पॉजिटिव हाफ साइकिल की ही बात कर रहे हैं। तो पेपर में आपको इस क्वेश्चन को समझना पड़ेगा। अगर इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें या इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, तो कुछ हमने स्टैंडर्ड्स बना दिए। वो स्टैंडर्ड्स ये हैं कि जब भी आपसे साइनोसॉइडल की वेवफॉर्म की एवरेज वैल्यू की बात कर रहे हैं, तो क्योंकि ये अंडरस्टूड है कि प्योर साइकिल के लिए तो 0 होती है, तो जब भी हम प्योर साइन वेव की बात करते हैं तो हम उसको बोलते हैं 2Vm/π। और ये हम सबको पता है कि 2Vm/π हम बात कर रहे हैं कंसीडरिंग द पॉजिटिव हाफ साइकिल। यदि इसको -2Vm/π बोलेंगे, इट मींस इट इज कैलकुलेटेड बाय कंसीडरिंग द नेगेटिव हाफ साइकिल। तो ये हमने इस चीज को एज्यूम करा, एजम्पशन लिया हुआ है कि कंसीडरिंग द पॉजिटिव हाफ साइकिल और नेगेटिव हाफ साइकिल। ये चीज केवल आपके साइनोसॉइडल वेवफॉर्म के लिए नहीं है। कुछ यूनिवर्सिटी में खैर अपने अपने सिलेबस में मैंने देखा कि ऐसा पेपर आज तक नहीं आया है, लेकिन कुछ यूनिवर्सिटीज के पेपर जब मैंने देखे तो वहां पर कुछ वेवफॉर्म को इस तरह से बना करके दिया जाता है। पेपर में क्वेश्चन इस तरह से आता है और ये वेवफॉर्म कंटिन्यू वेवफॉर्म इस तरह से बनी हुई है, और यहाँ पे आकर के वो डॉट 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 छोड़ देते हैं। यहाँ पे टाइम ले लेते हैं या वोल्टेज ले लेते हैं।
अब यहाँ पे मान लीजिए वैल्यू ले ली इन्होंने इसकी, मान लीजिए हाँ वोल्टेज है तो हम इसको वीएम ले लेते हैं, या फिर कोई न्यूमेरिकल वैल्यू भी हो सकता है दे दे 10 20 30 वोल्टेज, और यहाँ पे इसको माइनस वीएम ले लिया। अब यहाँ पे टाइम लिख दिया 0, यहाँ पे लिख दिया 1 सेकेंड, यहाँ लिख दिया 2, यहाँ पे लिख दिया इसको 3, यहाँ पर 4 5 सेकेंड, यहाँ पे 6 सेकेंड एंड सो ऑन। तो अगर हम इसको एज ए प्रोसेस चले तो कंसीडरिंग द प्रोसेस यहाँ पे रिपीटिशन स्टार्ट होगा 4 के बाद, यहाँ पे रिपीटिशन स्टार्ट होगा 4 के बाद, और आप बोलोगे सर ये हमारे पास जो टाइम पीरियड निकल करके आएगा वो 0 से 4 निकल करके आएगा, और इसकी एवरेज वैल्यू अगर आप देखो तो आपको ये आप बोलोगे सर इसकी एवरेज वैल्यू जो है वो 0 हो जाएगी। क्यों 0 हो जाएगी? आपको देख के ही समझ में आ रहा है कि जितना इसका पॉजिटिव एरिया है यहाँ पर 0 से लेके 2 के लिए, 2 से लेके 4 के लिए उतना ही इसका निगेटिव एरिया है, और इस कंसेप्ट को हमने क्लास में ऑलरेडी डिस्कस किया था। तो नेट एरिया पे बन जाएगा 0 और इसकी एवरेज वैल्यू 0 हो जाएगी। तो दिस इज आल्सो ए काइंड ऑफ अल्टरनेटिंग वेवफॉर्म व्हिच इज हैविंग द पॉजिटिव एरिया एंड नेगेटिव एरिया इक्वल एंड द नेट वैल्यू 0। तो इस केस में भी जब आप कैलकुलेट करोगे एवरेज वैल्यू, तो वो भी आप उसकी एक या तो पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए कैलकुलेट कर सकते हो या नेगेटिव के लिए। तो जनरली क्या हमेशा हम उसको पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए ही कैलकुलेट करते हैं, कंसीडरिंग पॉजिटिव हाफ साइकिल। सर यस सर, अगर उसने हाँ, सर अगर क्वेश्चन में दिया है कि 0 से 4 तक बताना है इंटरवल, फिर तो 0 ही आएगा ना सर? हाँ, अगर इसीलिए अगर इंटरवल उसने लिखा है 0 to 4 तो वो मेंशन करेगा। अब इसके स्टेटमेंट को समझने वाली बात है, तो यदि वो लिखता है कि इंटरवल, एक मैं इसको पहले लिख लेता हूँ जिससे कि कंप्लीट हो जाए। तो अपर लिमिट इस केस में हो गई आपकी 2 और लोअर लिमिट हो गई 0। अब क्वेश्चन जो बनता है, अब यही आपको क्वेश्चन को समझना है, इसी सेम वेवफॉर्म के लिए क्वेश्चन को समझना पड़ेगा। इफ द क्वेश्चन इज सेइंग कैलकुलेट द एवरेज वैल्यू ऑफ द गिवन वेवफॉर्म, तो आपको देखना है कि हमें इस वेवफॉर्म की एवरेज वैल्यू निकालना है, और एक्चुअल में उसकी वैल्यू 0 आएगी 0 से 4 लेकर के। लेकिन ये एक अल्टरनेटिंग वेवफॉर्म है, तो हमें कंसेप्ट बताया गया है कि कोई भी अल्टरनेटिंग वेवफॉर्म है तो उसके लिए हम पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए कैलकुलेट करते हैं। तो ये हमें खुद डिसाइड करना पड़ेगा, कंसीडरिंग द पॉजिटिव हाफ साइकिल the upper limit will be 2, lower limit will be 0, and now you will calculate the average value. लेकिन अगर आपको उसने मेंशन किया कैलकुलेट द एवरेज वैल्यू ऑफ द वेवफॉर्म फॉर द टाइम पीरियड ऑफ 0 to 4, तो इसके लिए हमने पहले भी क्लास में बताया कि जब वो टाइम लिमिट खुद डिसाइड करता है वो क्वेश्चन हमारे लिए सिंपल हो जाता है। उस केस में हमें कुछ करना ही नहीं होता है। उस केस में हमें लोअर लिमिट और अपर लिमिट दोनों क्वेश्चन ने बता दी गई, हमें सिर्फ उस लिमिट के बीच में फंक्शन की इक्वेशन को लिख करके फॉर्मूले को अप्लाई करके सॉल्व कर लेना होता है। हो सकता है कोई आपसे ऐसा ही बोल दे कैलकुलेट द एवरेज वैल्यू ऑफ द गिवन वेवफॉर्म फॉर द ड्यूरेशन ऑफ 0 to 6, तो आपको एक बार 0 to 2, फिर 2 से 4 और 4 to 6 आपको इस तरह से भी वेवफॉर्म को लिख करके उसको इंटीग्रेट करके सॉल्व करना होगा। तो डेफिनेटली जैसे आपने बोला ये क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा, क्वेश्चन क्या बोल रहा है। कुछ भी डिफाइन नहीं किया तो हमको कंसेप्ट पता है कि हम पॉजिटिव हाफ साइकिल लेंगे, लेकिन यदि डिफाइन कर दिया टाइम पीरियड तो फिर हमें कुछ सोचना नहीं है, उन्हीं के हिसाब से हमें चलना है और क्वेश्चन को सॉल्व करना है। इज इट ओके? यस सर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट डाउट। हाँ यस सर। सर जैसे हाफ वेव रेक्टिफायर में सर हमने 0 to पाई फिर पाई से 2 पाई लिया था 0 को ना सर। हाँ। तो सर मतलब अगर जैसे हम लेंगे तो सर जैसे फार्मूला होता है 1 by कैपिटल टी 0 to स्मॉल टी मतलब एंड वीएम साइन ओमेगा टी। तो सर वो टी क्या एक ही बार हम डिफाइन करेंगे कि अलग अलग उसके लिए अलग अलग टी एक ही बार डिफाइन करेंगे? क्योंकि जो टाइम लिमिट, हाँ जो टाइम लिमिट है ना, जब से आप फंक्शन लिखते हो, मान लिया आपने वेव फॉर्म लिया पॉजिटिव, आपने हाफ वेव रेक्टिफायर की वेव फॉर्म को आपने लिया, आपने कहा 0 to पाई, पाई से 2 पाई, इस तरह से आपने वेव फॉर्म लिया, यहाँ पर वोल्टेज और यहाँ पर आपने ओमेगा टी लिया। ठीक, मैं लिख देता हूँ हाफ वेव रेक्टिफायर। और इसमें जो आपने जब टाइम पीरियड जब हम डिसाइड करते हैं, तो टाइम पीरियड डिसाइड करने का हमारा जो कंसेप्ट था वो था कि वेवफॉर्म जहां से रिपीट हो रही है, तो रिपीट होना जब हमने देखा तो 0 to पाई था, तो हमने इसलिए लिखा था लोअर लिमिट और फिर आपने लिखा था यहाँ पर अपर लिमिट, लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट। तो लोअर लिमिट आपने लिखी 0 और अपर लिमिट आपने क्या लिखा 2 पाई। कंसीडरिंग द लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट आपका टाइम पीरियड बन जाएगा, वो जाएगा 2 पाई माइनस 0,
ये आ जाएगा 2 पाई। अब आपका फॉर्मूला बेसिकली क्या है, 1/t इंटीग्रेशन ऑफ 0 to t ft dt। तो यहाँ पर 1/t ये चीज तो फिक्स है। अब इंटीग्रेशन पार्ट में हो रहा है वो अलग पार्ट है, मतलब आप इसको हमेशा रखिए कि 1/t के बाद एक बड़ा ब्रैकेट है। अब ये इंटीग्रेशन एक बार में भी हो सकता है और पार्ट्स में भी हो सकता है। तो अब यहाँ पे इंटीग्रेशन 2 पार्ट में था, 0 to पाई, पाई से 2 पाई, हो सकता है 3 पार्ट में हो, तो वो एक अलग चीज है। तो आई थिंक आप समझ गए होगे अब जो आप पूछना हाँ, चाह रहे यस यस हैं। ठीक है, नेक्स्ट एनी अदर डाउट? यस यस बेटा। सर जो इंडस्ट्रीज में पावर फैक्टर रहता है वो वेरी करता है हमेशा? इंडस्ट्री में जो पावर फैक्टर रहता है वो हमेशा वेरी करता है, बिल्कुल फिक्स नहीं होता है। आपने क्वेश्चन कहाँ से देखा ये, तो आप थोड़ा मुझे और आइडिया लग जाएगा, फिर समझा पाऊंगा। सर वो वाइवा में दिया था। अच्छा, क्या दिया था क्वेश्चन? उन्होंने वैल्यू पूछी थी, रेंज पूछा था इंडस्ट्री पावर फैक्टर का। इंडस्ट्री पावर फैक्टर की वैल्यू पूछी थी? अच्छा, हाँ, क्या रेंज पूछा था। व्हाट इज द रेंज ऑफ इंडस्ट्री पावर फैक्टर? एक सेकंड बेटा, हाँ बताइए सर। मैनेजमेंट के लिए एमबीए करना तो अभी तो मैं क्लास लेता हूँ, आगे पता कर लीजिए। ओके, थैंक्स सर। तो इंडस्ट्री के पावर फैक्टर के लिए आपको देखना है व्हाट इज द पावर फैक्टर ऑफ इंडस्ट्री। तो इंडस्ट्री में सबसे पहले पावर फैक्टर डिसाइड होता है लोड के अकॉर्डिंग। पावर फैक्टर डिसाइड होता है लोड के अकॉर्डिंग। तो मैं लिख देता हूं, पावर फैक्टर इज ऑलवेज डिसाइडेड बाय कनेक्टेड लोड। अब आपने एक बात करी इंडस्ट्री में जो इक्विपमेंट यूज होते हैं, लोड मीन्स कनेक्टेड इक्विपमेंट। इंडस्ट्री में जो इक्विपमेंट यूज होते हैं, किसी भी इंडस्ट्री में जाएं तो आपको वहां पर कुछ लाइटिंग लोड मिलेगा। मतलब ऐसा नहीं है कि आपके पास जो यहाँ पर फैन लगे हुए हैं घरों में वो और इंडस्ट्री में जो फैन लगे हुए हैं अलग है, या ट्यूब लाइट जो घरों में लगी है जो इंडस्ट्री में लगी वो अलग है। वो सारे लाइटिंग लोड में आते हैं, मतलब वो इक्विवेलेंट टू डोमेस्टिक लोड, इक्विवेलेंट टू डोमेस्टिक लोड। अगर आपके पास घर में फ्रिज और एसी है तो वहां पर भी फ्रिज और एसी लगा होगा। रेटिंग ज्यादा हो सकती है, डबल डोर फ्रिज रखा हुआ इंडस्ट्री में, घर में सिंगल डोर जरूरत नहीं है, या एसी आपके घर में 1 टन का लगा हुआ है तो वहां पे 1.5 टन का लगा हुआ है, इससे हो सकता है। लेकिन जितना लोड घरों में रिक्वायर्ड है उतना लोड इंडस्ट्री में भी है। इसके अलावा जो इंडस्ट्री जिस सेटअप पे लगाई गई, अगर कोई मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है, इंडस्ट्री का मतलब हम जनरेटिंग प्लांट की बात नहीं कर रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग प्लांट की बात कर रहे हैं। वहां पे कोई प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर होता है, वहां पे कोई प्रोडक्ट बनता है, हो सकता है कि सोलर पैनल ही बनते हो सकता है कि टेक्सटाइल मिल का धागा बनता हो सकता है कि कोई सीमेंट प्लांट हो वहां पे सीमेंट बनता हो सकता है कोई बेवरेज इंडस्ट्री हो वहां पे कोल्ड ड्रिंक बनती है। तो जो इंडस्ट्री है, अब उस इंडस्ट्री के की वर्क फंक्शन के अकॉर्डिंग कौन सा लोड होगा। तो जो दूसरा जो मेजर लोड जो होता है इंडस्ट्री का, मेजर लोड डिपेंड ऑन वर्क फंक्शन ऑफ इंडस्ट्री। और आप देखेंगे किसी भी इंडस्ट्री में अगर आप देखेंगे तो वहां पर आपको इंडक्शन मोटर का रोल ज्यादा मिलेगा। इंडक्शन मोटर 3 फेज, क्योंकि हर जगह किसी भी मशीन को ऑपरेट करने के लिए कुछ रोटेटिंग पार्ट यूज होते ही है। किसी भी इंडस्ट्री में जाएंगे तो वहां पे इलेक्ट्रिकल टू मैकेनिकल कन्वर्जन बहुत इंपॉर्टेंट है इंडस्ट्री के लिए। इलेक्ट्रिकल टू मैकेनिकल कन्वर्जन मतलब इलेक्ट्रिकल एनर्जी की हेल्प से मैकेनिकल एनर्जी बनाना था तो हमारे पास डिवाइस निकल करके आई मोटर। और उस मोटर में जो सबसे ज्यादा पॉपुलर मोटर है वो है इंडक्शन मोटर, वो भी 3 फेज की इंडक्शन मोटर। ये 80% केसेस में इंडस्ट्री में यही मोटर यूज होती है। और क्योंकि इंडक्शन मोटर के बारे में हम जानते हैं कि इसका पावर फैक्टर जो है वो 0.8 के आसपास होता है। अगर आप इसको लिखना चाहते हैं तो 0.75 से 0.90 के बीच में लैगिंग पावर फैक्टर इसे कंसीडर कर सकते हैं। तो मेजर रोल जो होता है वो इंडक्शन मोटर का होता है और उसका पावर फैक्टर यहाँ पर कुछ इस तरह से आता है। तो इसको कंसीडर करते हुए आप अपने क्वेश्चन का आंसर फ्रेम कर सकते हैं। तो ये समझ में आया या कुछ और इसमें ऐड ऑन करना है? कोई बात ऐसी जो समझ में नहीं आई हो? आ गया समझ में। आ गया, ठीक है। नेक्स्ट डाउट? सर यस सर एक बार ये मोटर का पार्ट समझा देना सर, इंडक्शन 3 फेज का।
इंडक्शन 3 फेज मोटर का पार्ट वैसे सिलेबस में आपके आगे है, मैं बता देता हूँ। इसमें आपको क्या पार्ट समझाना है, पूरी मोटर की वर्किंग या कुछ और स्पेसिफिक डाउट? नहीं सर, वो जब रोटेट होता है तो उससे जब वो जो मोटर बन के आती है उसकी बात हो रही है। हाँ हाँ, मोटर बन के नहीं आती। मोटर देखो, मोटर तो आपने पढ़ा ही है, मोटर तो आपने देखा ही है, बल्कि मोटर को हाँ देखा सर। है। घरों में भी मोटर कहीं ना कहीं यूज होते हैं। आपके सीलिंग फैन में जो लगा हुआ है वो भी एक मोटर है। जब करंट देते हैं तो वो रोटेट करता है, रोटेट करने से फैन रोटेट होता है। मिक्सी में लगा हुआ एक मोटर है, वॉशिंग मशीन में लगा हुआ एक मोटर है। तो मोटर एक जनरल कंसेप्ट जो है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल में कन्वर्ट करता है। ठीक है। अब हमारे पास मोटर कई तरह की हैं। सिंगल फेज मोटर जो घरों में यूज होती हैं, कुछ सिंक्रोनस मोटर बहुत ही स्पेसिफिक एप्लीकेशन में यूज होती हैं, इंडक्शन मोटर, 3 फेज की इंडक्शन मोटर, ये सबसे ज्यादा इंडस्ट्री में यूज होती है। आप पूछोगे क्यों इंडस्ट्री में ज्यादा यूज होती है? क्योंकि बहुत ही रग्ड नेचर की है, बहुत ही रफ एंड टफ है, खराब नहीं होती है, लाइफ ज्यादा होती है, हैवी लोड बियर कर सकती है, इसमें सेल्फ स्टार्टिंग होती है, मतलब एनर्जी को ज्यादा यूज नहीं करती। इन सारे पैरामीटर जो एनर्जी के लिए, जो आपकी इंडस्ट्री के लिए रिक्वायर्ड है, वो इंडक्शन मोटर में मिल गए। अब ये क्यों आ गए, तो वो थोड़ा सा आपको समझ में आएगा यूनिट 4 में। और डिटेल में पढ़ना है तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में हम 3rd ईयर में मोटर की डीप एनालिसिस हम करते हैं। ठीक है, तो वैसे यूनिट 4 में मैं कोशिश करूंगा कि समझ में आए। तो ओवरऑल चीज ये है कि इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने वाली जो मोटर निकल के आई, वो 3 फेज इंडक्शन मोटर निकल करके आई। इंडक्शन मोटर वर्क करती है इंडक्शन प्रिंसिपल पे। इंडक्शन प्रिंसिपल आप सबको पता है क्या होता है, कि एक वाइंडिंग में करंट का फ्लो हो रहा है तो सेकेंडरी वाइंडिंग में भी करंट का फ्लो होगा। यही फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैटिक इंडक्शन है। मतलब एक वाइंडिंग में अगर आप अल्टरनेटिंग सोर्स को लगा देते हो तो उसकी वजह से फ्लक्स प्रोड्यूस होगा, और वो फ्लक्स दूसरी वाइंडिंग में जब जब लिंक करेगा तो सेकेंडरी वाइंडिंग में आपका कोई भी सोर्स नहीं लगा हुआ है, लेकिन फिर भी फ्लक्स की वजह से यहाँ पर ईएमएफ इंड्यूस होगा, क्योंकि एक फॉर्मूला होता है E = -N dφ/dt। ये जो फ्लक्स यहाँ पर इंड्यूस हुआ इस वाइंडिंग में, उस फ्लक्स की वजह से, और कंसीडरिंग द नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द सेकेंडरी वाइंडिंग N, एक ईएमएफ इंड्यूस हुआ, और जैसे ही ईएमएफ इंड्यूस हुआ तो यहाँ पे करंट हो गया। तो ये एक तरह से जादू टाइप का खेल था कि प्राइमरी वाइंडिंग में आपने सोर्स लगाया और सेकेंडरी वाइंडिंग में करंट का फ्लो हो रहा है। तो इस प्रिंसिपल पर हमारी इंडक्शन मोटर वर्क करती है, एकदम बेसिक प्रिंसिपल, फिजिक्स का लॉ। अब ये इंडक्शन प्रिंसिपल जो है वो डिपेंड करता है इस फ्लक्स पर। अगर ये फ्लक्स नहीं होगा तो ईएमएफ नहीं, ईएमएफ नहीं तो करंट नहीं। अब ये फ्लक्स कैसे प्रोड्यूस होगा, तो कहता है फ्लक्स को प्रोड्यूस करने का सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट है इंडक्टर। रजिस्टर, इंडक्टर और कैपेसिटर, इन तीनों की अपनी अपनी खास बातें हैं। इंडक्टर की खास बात ये है वो मैग्नेटिक एनर्जी को स्टोर कर सकता है, मैग्नेटिक एनर्जी में एनर्जी को मैग्नेटिक फॉर्म में कन्वर्ट करता है। तो हमें इस फ्लक्स को प्रोड्यूस करने के लिए, इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस द फ्लक्स, व्हाट वी नीड द इंडक्टर। इंडक्टर मींस वी नीड द एल। एल मींस थोड़ी देर पहले बताया कि थोड़ी देर पहले हमने बताया कि वोल्टेज और यहाँ पे करंट क्या होगा, लैग करेगा। कितने एंगल से? 90 डिग्री के। लेकिन प्रैक्टिकल सिचुएशन में ये 90 डिग्री नहीं होता है, वो वोल्टेज के साथ करंट किसी फाई एंगल से लैग करता है। तो इस चीज को देखते हुए हमें पता होता है कि यहाँ पावर फैक्टर लैगिंग नेचर का होगा, और उसकी वैल्यूज को हमने देखा है तो वो इस रेंज में वेरी करती है। तो ये एक्चुअली रिजल्ट पे बेस था, तो ठीक है, इसकी डीप एनालिसिस करेंगे तो समझ में आएगा। आई थिंक थोड़ा समझ में आ गया होगा। यस सर। हाँ, next doubt, next question, next doubt, if there is. This is slow. Complete सारे doubt? सर Yes. सर जो इंडक्टर रहता है, और इंडक्टर एनर्जी को आपने एक बार बताया था कि इंडक्टर को अपन ऐसे रख देंगे, वो पैसिव एलिमेंट है, तो अगर उसमें पहले से एनर्जी स्टोर्ड रहेगी तो अपन को कुछ लगेगा नहीं, मतलब। और कैपेसिटर में भी हाँ, ये एक्चुअली एनर्जी को स्टोर तो करते हैं, लेकिन एक साइकिल में स्टोर करते हैं, दूसरी साइकिल में रिलीज कर देते हैं। तो ओवरऑल साइकिल के लिए यहाँ पे एनर्जी स्टोर 0 होती है। इनकी अंदर एनर्जी स्टोरिंग कैपेबिलिटी तो होती है, लेकिन बैटरी की तरह नहीं होती है जो लॉन्ग ड्यूरेशन की एनर्जी को स्टोर करता है। जैसे कि अभी आप इलेक्ट्रिक व्हीकल को देख रहे हैं, इलेक्ट्रिक व्हीकल का कंसेप्ट आ रहा है, कुछ टाइम पे हम इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को यूज करेंगे, इलेक्ट्रिक बेस्ड कार को यूज करेंगे, या इलेक्ट्रिक रिक्शा तो हमारे सिटीज में आ चुका है। तो उस सब में बैटरी यूज हो रही है, बैटरी रखी होती है, बैटरी की चार्जिंग होती है और वो मूव करना स्टार्ट कर देता है। तो अभी जो रिसर्च चल रही है, वो रिसर्च चल रही है बैटरी को रिप्लेस करने में। बैटरी ज़्यादा साइज लेती है,
बैटरी कॉस्टली होती है, और बैटरी जब खराब होती है, जब उसका टाइम पूरा हो जाता है, तो उसको ऐसे ही कहीं डंप नहीं कर सकते, क्योंकि बैटरी में लेड यूज होता है या निकिल यूज होता है, अब वो हार्मफुल है एनवायरनमेंट के लिए, हमारी सेहत के लिए, तो उसमें प्रोसेस लगता है। तो हम अभी हमारी इलेक्ट्रिक व्हीकल की रिक्वायरमेंट है कि लेस स्पेस, कम वेट में, कम साइज में हमें ज़्यादा एनर्जी स्टोरेज मिले। क्योंकि प्रॉब्लम क्या है कि मान लो कोई ई रिक्शा वाला है, वो कहता है कि बैटरी इतनी भारी है कि हमने 15 किलो की बैटरी रख दी और मोटर आधा, तो मोटर चलती है गाड़ी हमारी, तो बैटरी अपनी ही वेट को उठाने के लिए फ्यूल को खर्च करती है, एक आदमी के बराबर वजन तो खुद ही उसी का है, फ्यूल कंजप्शन बढ़ जाता है। तो हम चाहते हैं कि हमें एक ऐसी चीज मिले जिसका कि पहला कंडीशन ये है इसका वेट कम हो, दूसरी हमारी हमारी रिक्वायरमेंट ये कि जो स्पेस कम ले। स्पेस कम क्यों ले? एक जगह में बैटरी रखी हुई है, अब वो कहता है कि इतनी जगह बैटरी रखी हुई, इतनी जगह में तो एक आदमी बैठ सकता है, इतनी जगह में तो हम कोई डिग्गी बना सकते हैं जहाँ पे सामान रखा जाए, तो स्पेस भी कम। तो वेट और स्पेस दोनों बैटरी का ज्यादा है, इसको रिप्लेस करना चाहते हैं हम दूसरी टेक्नोलॉजी से। वो टेक्नोलॉजीज क्या हो सकती हैं? वो टेक्नोलॉजीज फ्यूल सेल हो सकती हैं, वो टेक्नोलॉजीज कैपेसिटर हो सकती हैं। ये बात इसीलिए उठ करके आई क्योंकि आपने कैपेसिटर में एनर्जी स्टोरेज की बात करी। तो कैपेसिटर हमारा एनर्जी स्टोरिंग एलिमेंट है, इंडक्टर भी हमारा एनर्जी स्टोरिंग एलिमेंट है। इंडक्टर में मैग्नेटिक फॉर्म में एनर्जी स्टोर होती है, कैपेसिटर में इलेक्ट्रिक फॉर्म में एनर्जी स्टोर होती है। इसीलिए इलेक्ट्रिक व्हीकल में कैपेसिटर के लिए, सुपर कैपेसिटर्स के लिए रिसर्च चल रहा है, और कुछ दिनों बाद सुपर कैपेसिटर यूज होंगे जो कि इलेक्ट्रिक फॉर्म में एनर्जी को स्टोर करेंगे और उससे आपकी व्हीकल मूव करेगी। लेकिन अभी प्रॉब्लम ये है कि वो एनर्जी को स्टोर करते हैं एक साइकिल में और सेकंड साइकिल में रिलीज कर देते हैं। तो एनर्जी का चार्जिंग और डिस्चार्जिंग रेट, तो हमारी रिसर्च की बात है कि वो चार्जिंग तो हाई हो लेकिन डिस्चार्जिंग स्लो हो, एनर्जी स्टोर करने के बाद रिलीज कम से कम हो। तो कमिंग टू द बेसिक क्वेश्चन कि इंडक्टर और कैपेसिटर दोनों एनर्जी स्टोरिंग एलिमेंट है, दोनों एनर्जी को स्टोर करते हैं मैग्नेटिक फॉर्म में, एक इलेक्ट्रिक फॉर्म में, लेकिन उसको रिलीज कर देते हैं, तो एक कंप्लीट साइकिल में स्टोर एनर्जी जीरो हो जाती है। और उनको हम रिसर्च के थ्रू आगे हम एनर्जी सोर्सेज में कन्वर्ट करने की कोशिश भी कर रहे हैं। तो कुछ दिनों के बाद आपको कंसेप्ट पता चलेगा, तो ये मत सोचिएगा कि सर ने गलत बता दिया था। तो उन्हीं चीजों का एडवांसमेंट चल रहा है सर, मतलब उसमें ज्यादा देर तक एनर्जी स्टोर्ड हो पाए उस पे वर्क हो रहा है। हाँ, उस पे वर्क हो रहा है, मतलब जो एनर्जी को चार्जिंग करे, तो एनर्जी को स्टोरिंग कैपेबिलिटी बेसिकली इंक्रीज करना चाहते हैं, ज्यादा देर तक सर तो स्टोर उसको अपन बाद में जब ऐसा कुछ हो जाए तो उसको एक्टिव एलिमेंट बोल सकते हैं क्या? हाँ, उसको एक्टिव एलिमेंट बोलेंगे। जिस देखो, अगर वो हमारा अभी जो एक्टिव, क्योंकि हम कंप्लीट साइकिल कंसीडर कर रहे हैं, तो पैसिव एलिमेंट एनर्जी को स्टोर कर रहा है। लेकिन जब उस एनर्जी को स्टोर करके जिस साइकिल के लिए वो एनर्जी को सप्लाई कर रहा है, तो उतनी देर के लिए वो एक्टिव एलिमेंट कंसीडर करेगा, जब तक वो एनर्जी को सप्लाई कर रहा है और किसी को कोई उसको रिसीव कर रहा है एनर्जी को, तब वो एक्टिव एलिमेंट ही कहलाएगा। तो डिपेंडेंट सोर्सेज वाला कंसीडर जाएगा, डिपेंडिंग ऑन सम अदर सोर्सेज। एक्टिव सोर्स है लेकिन किसी दूसरे पर डिपेंड करता है। तो इस पार्ट पे आया समझ में? हाँ। एनी अदर क्वेश्चन? कोई और डाउट? सर एक डाउट था, जनरल डाउट था। हाँ, जनरल डाउट पूछिए। सर अभी रिसेंटली इलेक्ट्रिसिटी की शॉर्टेज हुई थी, तो सर जैसे एमपी की बात करें तो 12,000 मेगावाट की डिमांड थी उस समय, और प्रोडक्शन जो था वो सिर्फ 6,000 मेगावाट का हो रहा था। तो जो एक्स्ट्रा डिमांड थी वो हम नेशनल ग्रिड से ले रहे थे। सर शॉर्टेज तो नेशनल ग्रिड में भी थी, तो वहां से अपन उसको कैसे ले रहे थे? ये आपकी रिक्वायरमेंट थी, रिक्वायरमेंट है, और ये आपका प्रोडक्शन है, ठीक है। तो अब इसमें अगर हम गैप आइडेंटिफाई करें, तो गैप आपने कहा कि 4,000 मेगावाट का गैप है। इस गैप को हमने कहाँ से फुलफिल किया? नेशनल ग्रिड से, यही कहना चाह रहे हैं? यस सर, शॉर्टेज तो वहां पे भी थी, तो वहां से कैसे किया, और इसमें सिस्टम कोलैप्स क्यों नहीं कर गया? मतलब इतनी डिमांड और इसमें डिफरेंस था। तो नहीं, सिस्टम कोलैप्स तो देखिए इसलिए नहीं करता है क्योंकि हमारा सिस्टम, जैसे आपका एक स्टेट है, उस स्टेट का इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड है, दूसरे स्टेट का अलग इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड है, थर्ड स्टेट का अलग इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड है, और उसके बाद एक नेशनल लेवल पे आपका एक इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड है जो इन सबको आपस में कनेक्ट करता है। मतलब अगर मैं आपको डायग्राम के थ्रू बताऊं तो जनरेशन, ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन, ये एक स्टेट का मान लीजिए आपने कहा कि एमपी का है,
फिर आपने कहा कि यूपी की बात कर लेते हैं या दिल्ली की बात कर लेते हैं, ठीक है, राजस्थान की बात कर लेते हैं। तो इन सब की अलग अलग सप्लाई कंपनी, सबके अपने अपने जनरेटिंग प्लांट हैं, इनकी ट्रांसमिशन लाइन है, इनकी डिस्ट्रीब्यूशन लाइन है, इसकी भी जनरेशन की यूनिट बनी हुई है। इंद्रप्रस्थ इलेक्ट्रिसिटी, इंद्रप्रस्थ समथिंग पावर कंपनी है जो प्रोड्यूस करती है दिल्ली में, का ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन लाइन है। ट्रांसमिशन मतलब एनर्जी को ट्रांसमिट करना, डिस्ट्रीब्यूशन मतलब घरों तक पहुँचाना। राजस्थान के पास राजस्थान पावर का जनरेटिंग प्लांट है, उसका ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन है। तो ये आपस में एक पूरा चेन बना हुआ है जो इस तरह से कनेक्ट हो रहे हैं, और जनरेशन के बाद यहाँ पर सबके अपने अपने यूज़र हैं, उन यूज़र को सप्लाई यहाँ प्रोवाइड की जा रही है, यहाँ पे यूज़र तक सप्लाई आ रही है। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये इंडिविजुअल है तो इनका आपस में कोई कनेक्शन ही नहीं है। तो जब जो नेशनल ग्रिड की जो बात होती है, जो सुपर पावर है वो नेशनल ग्रिड के पास है, ये आपस में भी एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है। इस वाले पार्ट भी कनेक्टेड है, यहाँ पर भी कनेक्टेड है। मतलब बीच में एडवांस लेवल स्विचेस होते हैं, इनको हम इंसुलेटर बोलते हैं, आइसोलेटर बोलते हैं, सर्किट ब्रेकर्स बोलते हैं, वो सारे यहाँ पर लगे हुए हैं सर्किट ब्रेकर, जिसको ऑन भी कर सकते हैं, ऑफ भी कर सकते हैं एज पर द रिक्वायरमेंट। ये सारे यहाँ पर कनेक्टेड है इस तरह से। तो जब नेशनल ग्रिड में रिक्वायर्ड होती है तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि कहाँ वैसे यूएमपी में शॉर्टेज होगी। आपने कहा कि 4000 मेगावाट की यहाँ पर रिक्वायरमेंट है। नेशनल ग्रिड पूरे इंडिया को कनेक्ट कर रहा है। कहीं पर एक्सेस जनरेशन हो रहा होगा या किसी के पास रिजर्व कैपेसिटी होगी जहाँ पे उसको रिजर्व में रखते हैं कभी कभी, मतलब ऐसी स्थितियों के लिए, मतलब जैसे आप जिस कंडीशन वहाँ पर हुई, जब कोई फॉल्ट आया या कुछ ऐसा हुआ, तो उन कंडीशन के लिए तब हम वहाँ से कांटेक्ट करके नेशनल ग्रिड के थ्रू पावर को ट्रांसमिट करके यहाँ पर ला सकते हैं। पावर को ट्रांसमिट करके हम वहाँ पहुँचा सकते हैं जहाँ तक हमारा रिक्वायरमेंट है, क्योंकि ये सारा का सारा कनेक्शन तो वायर के थ्रू है। बस आपको सर्किट ब्रेकर को सिग्नल देना है कि सर्किट ब्रेकर को ऑन करना है या ऑफ करना है, और पावर ट्रांसफर वहां से हो जाएगी। तो डेफिनेटली जहां से आपने जनरेशन दिया वहां पर पावर लैग करेगी। अब मान लीजिए आप राजस्थान से ले रहे हो, लेकिन राजस्थान के पास सरप्लस पावर है, वो ज्यादा बना रहा है, ठीक है, सरप्लस पावर, उसके पास कुछ बैकअप कैपेसिटी, उसके पास एक्सेस जनरेटर हैं जिसके उन्होंने प्रोविजन बना के रखा हुआ है। तो वो उस टाइम क्या करेंगे, वहां उनको ऑन करके जनरेशन जो बनाएंगे और जहां पर फॉल्ट है वहां ट्रांसफर कर देंगे। या फिर अगर हमको लगता है कि अगर एमपी को ज़्यादा रिक्वायरमेंट है और एमपी गवर्नमेंट ने हमको बोला है कि हमें इलेक्ट्रिसिटी की रिक्वायरमेंट, तो कुछ जगह पर वो जहाँ पर रूरल एरियाज में इलेक्ट्रिसिटी की इतनी रिक्वायरमेंट नहीं है, वहाँ पे थोड़ा कट करके और सप्लाई को वहाँ ट्रांसफर कर देंगे, टाइम शेड्यूलिंग करके, किस टाइम पे कहाँ कट लगाना है और कहाँ पे सप्लाई देनी है, वो इंजीनियर्स डिसाइड करेंगे। अब इसमें फ़ायदा क्या होता है, इसमें किसी भी स्टेट का दूसरे स्टेट से फायदा ये होता है कि जब राजस्थान एमपी को सप्लाई दे रहा है तो वो बेसिकली उसको दे नहीं रहा है, कोई दोस्ती नहीं निभा रहा है, वो बेच रहा है। और उसके बाद एमपी जो है वो रेडी होता जा रहा है, वो उसको मतलब उसके ऊपर पर यूनिट के चार्जेस लग रहे हैं और राजस्थान के ऊपर वो भी अर्निंग सोर्स बन रहा है। तो राजस्थान गवर्नमेंट डिसाइड करती है, अगर मान लीजिए 5 रुपए की यूनिट बनती तो राजस्थान गवर्नमेंट हो सकता है उस कंडीशन में उनको 8 रुपये या 10 रुपये में सप्लाई दे रहा हो, और वो बाद में उनको देना होता है। तो आप कभी कभी न्यूज़ में पढ़ते हैं कि लिखा होता है कि इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड पर इतने करोड़ रुपए का ऋण है, अभी तक चुकाया नहीं गया, इसलिए उन्होंने सप्लाई नहीं दी। तो चाहे वो बिजली हो या पानी हो, जब किसी स्टेट से दूसरे स्टेट में जाता है तो उसके लिए उनको चार्ज देने पड़ते हैं। तो इस तरह के प्रोविजन बने हुए हैं जो नेशनल ग्रिड हर स्टेट के ग्रिड को आपस में कनेक्ट करता है। कंट्रोलिंग उनकी अपनी भी होती है, वो कंट्रोलिंग नेशनल पार्ट पर भी होती है। अगर हम स्टेट लेवल की बात करें तो एमपी में मध्य प्रदेश मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी है, मध्य प्रदेश की और भी सप्लाई कंपनी है जो गवर्नमेंट के अंडर में आती हैं। अगर हम नेशनल लेवल की बात करें तो हमारे पास पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है, जिसका होल्ड जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होता है। तो इस तरह से पूरा का पूरा नेटवर्क भी चलता है। तो उसमें पॉलिसी मेकर्स जो है वो पॉलिसी बनाते हैं। तो डेफिनेटली जब आपका जो क्वेश्चन था कि कहीं के वो फिर कहीं पे कम क्यों नहीं होती है, वो कम होती है। उसके लिए या तो बैकअप हमारे पास रिजर्व्स हैं या बैकअप में उसके लिए प्लान है, उसको हम स्टार्ट करके ऑन करके सप्लाई को प्रोवाइड करते हैं। अदरवाइज कहीं पे हम कट करके कहीं पे सप्लाई को प्रोवाइड करते हैं। तो कहीं ना कहीं मैनेज करना पड़ता है। समझ में आया स्ट्रक्चर थोड़ा सा? यस सर। कोई और डाउट इसके अलावा? सर यस सर, हमारे जो नोट्स थे उसमें जो एक्टिव एलिमेंट्स का जो डेफिनेशन थी उसमें सर उसमें एब्जॉर्ब भी लिखा है सर, एब्जॉर्ब या डिलीवर एनर्जी। तो डिलीवर तो ठीक है सर, हाँ, एब्जॉर्ब भी लिखा है सर। कोई भी सोर्स जितना करंट प्रोवाइड करता है ना उतना रिसीव जरूर करता है। तो ये सर्किट कंप्लीट तभी होता है। तो इस वाले पॉइंट को कंसिडर करते हुए एब्जॉर्ब लिखा हुआ, इस वाले पॉइंट को ध्यान रखते हुए वो
डिलीवर लिखा हुआ है। आप उसको सिंपल कर सकते हैं, द सोर्स दैट कैन सप्लाई द एनर्जी आर एक्टिव एलिमेंट्स, को सिंपल भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत हाँ सर वही डाउट है। ओके नहीं। सर। हाँ, एनी अदर डाउट? तो आज की क्लास यहीं पे एंड कर सकते हैं। मुझे लगता है रेमेडियल क्लास ज़्यादा अच्छी होती है, कम से कम कुछ प्रैक्टिकल चीज़ें निकाल के लाते हैं, आप लोग पूछते हैं तो बेटर है, मुझे बताने में अच्छा लगता है। तो ठीक है, अगर इस तरह के आपके इंटरेक्टिव के क्वेश्चंस होते हैं तो मैं अभी जो कुछ आपके लिए असाइनमेंट, जो प्रैक्टिस सीट तो खैर हमें देनी होती है क्योंकि जो एग्जाम के पार्ट पर इंपॉर्टेंट है, आपको करना होता है, लेकिन कुछ अच्छे भी असाइनमेंट हम करेंगे रियल टाइम प्रॉब्लम्स को लेकर के, जिसको आप गूगल कर सकते हैं, जिसको आप अपने घरों में दे सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं हमारे साथ। तो उस तरह के कुछ हम क्वेश्चंस रखेंगे, ज़्यादा नहीं, 1 या 2, और वो भी चॉइस बेस होगा, जो करना चाहे करे, ऐसा नहीं सबको करनी है। तो उससे आगे कम से कम नॉलेज बढ़ेगी, उस तरह के असाइनमेंट करने में आपको अच्छा लगेगा। और उसके अलावा अगर हमारे पास टाइम होगा तो हम लास्ट में कुछ प्रेजेंटेशन भी रख सकते हैं कि 4 या 5 लोगों ने ग्रुप बनाया, अपना टॉपिक डिसाइड किया इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड, और इलेक्ट्रिकल के करंट सिनेरियो को देखते हुए, जैसे हमारा 2030 में जो सोलर पावर का जो टारगेट है, विंड पावर का टारगेट है, इलेक्ट्रिक व्हीकल का टारगेट है, क्या रोड मैप होना चाहिए, क्या आइडियाज होने चाहिए, व्हीकल का चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो इंडिया में क्या चैलेंजेस हैं, इस तरह की भी चीज़ों पे अगर टाइम होगा तो कुछ हम प्रेजेंटेशन रखेंगे। तो जो लोग इंटरेस्टेड हैं वो प्रेजेंट करेंगे, एटलीस्ट अपने पार्ट पे इन चीज़ों को करेंगे और आपकी नॉलेज भी बढ़ेगी। तो यदि अभी कोई डाउट नहीं है तो क्लास को यहीं पे एंड कर सकते हैं। So mark your attendance on the Moodle page, and thank you so much for attending the today's remedial class. Thank you so much. Thank you, sir. थैंक यू सर। Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you.